हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है? आखिरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कभी सोचा न था इतनी जल्दी निपट जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडेज भी हैं, टाइम लगेगा तो ज़रा देखूंगा इंडेज को। अभी तो खैर बोरोइंग कॉस्ट का चैप्टर करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करा दूंगा इसके। फिर आपको बैक की एक्सरसाइज और जो AS1 के एक दो क्वेश्चंस हैं, दो चार क्वेश्चंस हैं, वो भी करा दूंगा, जिससे आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल से कंप्लीट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हमने लाइन बाय लाइन तो एस रीड नहीं करा, क्योंकि उसके मैंने नोट्स दे दिए हैं। हालांकि जितने भी इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, वो हमने सारे स्टडी मटेरियल से डिस्कस कर लिए हैं। अब उसके अलावा जितना RTP होगा, बैक की एक्सरसाइज वगैरह होगी, मॉक टेस्ट जो भी आप कहते हैं, पास्ट ईयर मॉक टेस्ट, RTP, वो सब हम करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो पाए और मेरा थोड़ा सा टाइम पास और हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस में मज़ा तो आया नहीं। बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, तो मुश्किल वाले करेंगे। AS16 बोरोइंग कॉस्ट। अब अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, या फिर आप लेमैन की टर्म्स में सोच रहे हैं, ठीक है बोरो किया उसकी कॉस्ट होगी, तो इसका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीनिंग देता है, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। बोरोइंग कॉस्ट जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। अब जैसे ही आप वर्ड इंटरेस्ट सुनते हैं, तो वो सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि हम लोन लेते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी की बात करी जा रही है। अब ये कमिटमेंट चार्जेस क्या होते हैं? तो दोस्तों, आप जब लोन लेते हैं तो उस केस में जो लेंडर है वो कमिटमेंट देता है कि इतने पैसे तो हम आपको दे देंगे, कमिट कर रहे हैं। बट कमिट करने के जो है हम कुछ चार्जेस लगाएंगे, उसे जो है कमिटमेंट चार्जेस बोलते हैं। तो इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस तो हैं ही, उसके अलावा कई बार जो है फाइनेंस लीज पर एसेट लिए जाते हैं, उससे जुड़े हुए जो होते हैं फाइनेंस चार्जेस भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। सर थोड़ा डेप्थ में बताइए। भाई देखिए, मैं तो बैंक में काम कर कर आया हूँ। बैंक का नाम है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड का सरकारी बैंक। हम तो सरकारी बैंक ही बोलते थे यहाँ पे, सरकारी बैंक में काम कर रहे हैं। हाँ, भले UK का हो, है तो सरकारी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक लॉम्बार्ड करके जो है, एक इनका ब्रांड है लॉम्बार्ड, जो एसेट फाइनेंस करवाता है, और उस एसेट फाइनेंस के कुछ चार्जेस होते हैं। तो मान लेते हैं एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई कॉस्ट लगाई है, तो उसे जो है फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, फाइनेंस चार्ज बोलते हैं, बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। कई बार जो होता है बोरोइंग डिस्काउंट प्रीमियम पर बोरो करी जाती है। अब लोन है, लोन में तो कोई डिस्काउंट या प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। डिवेंचर्स कर लो फॉर स्पेसिफिक एसेट, एसेट के लिए डिवेंचर्स ले रहे हैं, या कुछ भी और कुछ लेना है और कुछ ले लो। पूछा नहीं जाता, कभी क्वेश्चन नहीं आता, फाइनल में भी नहीं आता है। फाइनल में छोड़ो, प्रैक्टिकली लाइफ में जाते हैं तो भी इतने सारे पॉइंट नहीं आते। ये पहला वाला मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा मिल जाएगा, हद हो जाएगी तो लास्ट वाला मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता। तो जब भी आप ये बोरोइंग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई डिस्काउंट या प्रीमियम पर कर रहे हैं इशू, मतलब इशू आप डिस्काउंट पे कर रहे हैं, प्रीमियम पर पे करेंगे। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को, कि मान लो 100 रुपये ले रहे हैं, बट आपको मिल 90 रहे हैं, देने 100 पड़ेंगे, तो वो डिस्काउंट हो गया और इंटरेस्ट अलग से। या फिर मान लेते हैं 100 रुपये आपको मिले और रीपेमेंट आपको 110 की करनी है प्लस इंटरेस्ट अलग से, तो ये जो डिस्काउंट प्रीमियम है, या मे बी इंटरेस्ट है ही नहीं, डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है और पूरा पेमेंट करना है, या फिर जो भी इशू किया जा रहा है उससे प्रीमियम पर आपको रिडीम करना है उस पर्टिकुलर लोन को। ऐसा कुछ है तो उसका भी तो आप अमोर्टाइज करेंगे ना, उसे भी तो 10 सालों में, 15 सालों में, या जो भी जितने साल का भी लोन लिया उसे अमोर्टाइज करेंगे, तो उसे भी जो है बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। कई बार बोरो करने की कुछ कॉस्ट लगती है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कोई फीस दी है, लोन अप्रूव करवाना है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, ये सब काम भी CA करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। तो उसमें भी जो कॉस्ट लगी है, खर्चा लगा है, उसे भी अमोर्टाइज किया जाता है और वो भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। और आखिरी जो है वो है एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस टू दी एक्सटेंट ट्रीटेड ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बोरोइंग, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो यानी कि जो मैंने 5 पॉइंट बताया जो बोरोइंग कॉस्ट में आते हैं, पहला है नॉर्मली जो आपका इंटरेस्ट होता है, सेकंड है आप कोई एसेट जो है फाइनेंस लीज पर एसेट ले रहे हैं, उस केस में उसके जो चार्जेस हैं वो भी आपके बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनते हैं।
कई बार ऐसी टाइप की बोरिंग होती है जिसे आप डिस्काउंट पर लेते हैं पर फेस वैल्यू पर रिडीम करेंगे, या नॉर्मली लेते हैं और प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, तो उस केस में जो खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा है उसे अमोर्टाइज करते हैं। वो कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट मानी जाती है। बोरो करने की कुछ कॉस्ट होती है, वो भी बोरिंग कॉस्ट मानी जाती है। और आखिरी में एक्सचेंज डिफरेंसेस को भी हम एक एक्सटेंट तक बोरिंग कॉस्ट मानते हैं, वो कम मानते हैं, वो हम एंड में करेंगे। तो AS11 में मैंने नहीं करवाया जानबूझ के, क्योंकि उसको हमें बाद में करना है। और AS11 में एक चीज़ और रह गई है, वो है आपका फॉरेन ब्रांचेस, तो उसे हम ब्रांच अकाउंटिंग के साथ करेंगे। अब अगर आपने बोरिंग कॉस्ट समझ लिया है तो इसको हम और डिटेल में जानते हैं कि बोरिंग कॉस्ट जो इनकर की जाती है, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है, पर इनकर करी जाती है क्वालिफाइंग एसेट्स पर। सिर्फ उन्हीं को एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाता है, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। बाकी सारी बोरिंग कॉस्ट जो है उसे आप P&L में डाल देते हैं, वो आपका खर्चा है। जैसे मान लेते हैं कि आपने लोन लिया, तो लोन लिया आपने 1 लाख रुपए का, 10% का इंटरेस्ट पर लिया, तो साल में जो है 10,000 रुपये का खर्चा बनेगा। आप इसको P&L में डाल देंगे, डेबिट कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। बट यही अगर लोन आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है, ये इस पैसे से आप क्वालिफाइंग एसेट में खर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो इंटरेस्ट का पोर्शन होगा वो P&L में जाने की बजाय, P&L को डेबिट करने की बजाय एसेट की कॉस्ट को डेबिट कर दिया जाएगा। मतलब कि एसेट की कॉस्ट में जो खर्चा लगा है बनाने का वो तो आएगा ही, साथ में उसके लिए जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का पोर्शन भी आ जाएगा, अगर ये एसेट एक क्वालिफाइंग एसेट है, अगर ये एसेट एक क्वालिफाइंग एसेट है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये क्वालिफाइंग एसेट होते क्या हैं। अगर हमें पता लग गया कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होते हैं और उसके लिए कुछ बोरिंग करी जा रही है या बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है, तो हम उस कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में डाल देंगे, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वालिफाइंग एसेट को समझने के लिए आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग एसेट मीन्स एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज, रेडी टू यूज, टू कर लेना, ये जो भी आपका मन करे लिख लेना, जो भी अंग्रेजी आपको समझ में आए कर लेना। कुल मिलाकर बात यह है, जिनको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है उन्हें हम क्वालिफाइंग एसेट्स बोलते हैं। ये जो सब्सटेंशियल पीरियड है ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है कि भाई 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 5 साल, कितना होगा सब्सटेंशियल पीरियड, कि अगर एसेट को बनने में इतना समय लग रहा है तो उसे हम क्वालिफाइंग एसेट्स मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है। बट ये ज़रूर बताया कि जनरली आमतौर पर 12 महीने उससे ज़्यादा का पीरियड जो है उसे हम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानते हैं, सब्सटेंशियल पीरियड मानते हैं। हालांकि ये पीरियड इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस। अब ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली चेंज होते रहता है, उसका अलग हो सकता है, उसके लिए हम क्वालिफाइंग एसेट का जो सब्सटेंशियल पीरियड है वो हम कम मान सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो है 3 महीने का टाइम ही जो है सब्सटेंशियल पीरियड है। पेपर में नहीं आता है, मैं तो आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक वर्ड का मीनिंग, वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ये इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि CA बनने के बाद भी रिसर्च करेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह गया, है ना। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बैच तो मैं CA के लिए निकाल दूँ अब। हाँ, कई बोलते हैं CA फाइनल पढ़ाओ, अब नहीं पढ़ाना भाई, अब तो सीधा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाएंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट मेरा हो गया मिशन, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का तो मिशन हो गया, पढ़ाना ही है। और उसके बाद करेंगे मज़े, CAs को पढ़ाएंगे, प्रोफेशनल्स को पढ़ाएंगे, अलग अलग कंट्री के लोगों को पढ़ाएंगे, उसमें मज़ा आएगा। इंग्लिश में पढ़ाएंगे, उसमें मज़ा आएगा। ये नहीं फाइनल को पढ़ा लो, एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, फिर अपने 4 महीने लगा दूँ मैं एक सब्जेक्ट के पीछे, और पढ़ाता तो मैं लो कॉस्ट पर ही हूँ, आपको पता है, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता, पैसे कमाने के लिए भी फ़ायदा नहीं होता, सोशल वर्क करते हैं बस, टाइम बहुत चले जाता है। तो ये मेजर इशू है। ग्रुप 1 तो ठीक है, मेरा कोर है, वो तो मेरे को देना ही है, 4 सब्जेक्ट की नॉलेज जो मैंने लेके रखी है। और चलो ऑडिटिंग मैंने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर पढ़ा दिया, नहीं तो मैं पढ़ाने वाला नहीं था, एक्सपर्ट नॉलेज होने के बाद भी नहीं पढ़ाने वाला था, रिक्वेस्ट पर पढ़ा दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट 4 सब्जेक्ट पर तो मैं बहुत बढ़िया, मतलब अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन मेरे फेवरेट। लॉ में कैसे तैसे कर लेंगे, कैसे तैसे कर लेंगे, नोट्स बना दिए मैंने, और बेटर नोट्स बना के 1 डे रिवीजन वगैरह सब अपलोड कर दूंगा। अल्ट्रा इजी बनाने का टास्क मेरा है, कोशिश करूंगा। हाँ, भले स्टडी मटेरियल पूरा हो गया हो, बट अल्ट्रा इजी जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक चैन नहीं आएगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा अभी। क्वालिफाइंग एसेट समझ में आ गए, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट्स के।
अगर आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं, लिकर बना रहे हैं, अब दारू होती है 10-10 साल लगते हैं, मतलब साल भर लगता है, ज़्यादा लगता है, बट कई बार तो होता है कि 1962 की लिकर है भाई, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जितनी पुरानी उतना ज़्यादा बढ़िया। कोई प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, डैम्स है, बिल्डिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है क्वालिफाइंग एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। मतलब कि इनको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है, एक जनरली समझाने के लिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डैम बना रहे हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग बना रहे हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। शराब बनानी है, शिप बनानी, शिप कंस्ट्रक्ट करनी है, एयरक्राफ्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, प्लांट, डैम्स, तो ये सब जो है टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें तो हैं। फॉलोइंग जो है, फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट्स। कुछ एग्जांपल, वर्किंग कैपिटल, मतलब अब वर्किंग कैपिटल का मतलब वही आपके डेटर है, इन्वेंट्री है, शेयर डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, मशीन को परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो मशीन, वो जनरली क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, बट एक्सेप्शनल सिचुएशन में मशीन खरीद रहे हो सकता है वो क्वालिफाइंग एसेट भी हो, वो क्वेश्चन में गिवन होगा है या नहीं है। व्हीकल वगैरह खरीद रहे हैं या एडवांस ले रहे हैं एसेट ट्रक या मशीन के लिए, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते, मतलब उन्हें खरीदने के लिए तो आप वो पैसे लेंगे, उससे खरीद लेंगे, तो वो क्वालिफाइंग एसेट में नहीं आया। सर जो ऊपर हमने फाइनेंस लीज पढ़ी उसके लिए भी तो ले रहे हैं चार्जेस, बट वो फाइनेंस लीज आपने ली, उस एसेट को आप हो सकता है आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या उसमें जो है वो क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी में आ रहा हो एसेट, सिर्फ पैसे देकर खरीद लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, वो बोरोइंग कॉस्ट जो है उसमें कैपिटलाइज नहीं होती है। कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन में पढ़ेंगे। क्वालिफाइंग एसेट क्या होते हैं, कौन से नहीं होते, जिनमें टाइम लगता है बनने में वो होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। अब इसका जो कैपिटलाइजेशन है वो कब से कमेंस होगा, स्टार्ट होगा, जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि आपका लोन सेंक्शन हो गया, बट जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए तब तक उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है, तो क्या आप बोरोइंग कॉस्ट को उस पीरियड के लिए कैपिटलाइज करेंगे जिस पीरियड में सेंक्शन हुआ और अभी लोन आया ही नहीं है, इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है? भाई इंटरेस्ट लगेगा तभी तो उस पीरियड के इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालूंगा जिसके लिए मैंने वो लोन लिया है, तो इसलिए बोरोइंग कॉस्ट का होना जरूरी है, इंटरेस्ट लग रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि अभी खैर कोविड में क्या ट्रीटमेंट होगा वो तो इसके लिए तो गाइडेंस नोट आ जाएगा, बट अगर एक्सेप्शनल में यहीं पर अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 3 महीने का इंटरेस्ट मत लो, लेट्स से एग्जाम्पल ले रहा हूँ फिक्टिशियस, हालांकि ऐसा बोला नहीं है, वरना बैंक रोने लग जाएंगे, भाई पैसा आप दोगे क्या हमें, गवर्नमेंट को बोलेंगे। बट मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप इंटरेस्ट मत लेना, तो 3 महीने के लिए इंटरेस्ट नहीं लग रहा कोविड में, तो बोरोइंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कैसे करोगे आप? तो इंटरेस्ट तो लगना चाहिए, पहला पॉइंट आपका कहता है इंटरेस्ट लगना चाहिए या बोरोइंग कॉस्ट इनकर होनी चाहिए। साथ में जो एक्सपेंडिचर है वो एसेट की एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट का, क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो है खर्चा लगना चाहिए। लोन ले लिया मैंने भैया 1 अगस्त 2020 को लोन ले लिया 20 लाख रुपए का, 10% रेट पर ले लिया, एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूँ 1 सितंबर से, तो मैंने अगर लोन ले ही लिया है, भले सैंक्शन जुलाई में कराया हो, अगस्त में मिल गया हो, पर 1 महीने का इंटरेस्ट तो जा रहा है जेब से, बट एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, या एसेट पर कॉस्ट नहीं लग रही है, खर्चा नहीं लग रहा है एसेट को बनाने में, तो भैया उस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तीनों कंडीशन मीट होगी तब कैपिटलाइज होगा, यानी कि बोरोइंग कॉस्ट भी हो रही है, एसेट के ऊपर खर्चा भी हो रहा है, और जो एक्टिविटीज नेसेसरी है टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, अगर एसेट बनाकर बेचना है या उसको बनाकर उसे यूज करना है, और उसके लिए जो एक्टिविटीज नेसेसरी है उसको पूरा करने के लिए वो भी एक्टिविटीज हो रही हो। हाँ एडमिन होता है, कई तो उसके कुछ डिजाइनिंग होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, तो ये तीनों चीज़ें हो रही होगी, तब जो है आप एसेट की कॉस्ट को उस पीरियड के लिए कैपिटलाइज करेंगे, पीरियड वाइज चलता है। ये नहीं कि आपने लोन ले लिया, अच्छा ये लोन तो मैंने ना एसेट के लिए लिया है, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो जितना लोन का इंटरेस्ट है सब ऐड कर दो, ऐसा नहीं है, उतने ही पीरियड का ऐड होगा जितने पीरियड में बोरोइंग कॉस्ट के साथ साथ एसेट पर भी कॉस्ट लग रही है, एसेट बनकर तैयार नहीं हुआ है, और उसके लिए जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी है एसेट को इंटेंडेड यूज़ के लिए तैयार करने के लिए, वो एक्टिविटीज़ भी करी जा रही है। मतलब इतना डेप्थ में आता नहीं है, अब मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करें, बुक में भी गिवन नहीं है, तो इसलिए बस यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि
डेवलपमेंट जो हो रही है, एसेट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो बीच में अचानक इंटरप्ट हो गई है, तो बोरोइंग कॉस्ट जो है उसे हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हाउएवर, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट नॉर्मली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड when substantial technical and administrative work is being carried out। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही कि भैया एसेट को बनाना है, पैसा ले लिया है, उस एसेट को बनाना तो नहीं शुरू किया या सस्पेंड नहीं करा है, बट अभी कुछ ऐसा काम हो गया कि उसके टेक्निकली उसमें कुछ वर्क करना बाकी है, या डिज़ाइनिंग में कुछ दिक्कत आई है, तो उस पर अभी काम चल रहा है। तो काम तो चल रहा है ना, उस पर काम तो चल रहा है ना, काम तो स्टॉप नहीं हुआ है ना, तो उस केस में आप सस्पेंड नहीं करेंगे। अदरवाइज 1 अगस्त को लोन लिया 20 लाख रुपए का 10% पे, 1 सितंबर को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, तो 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया आपका जितना जितना पीरियड जा रहा है और जितना पैसा इस पे लगा है, तो उसका पोर्शन का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में डलेगा, बाकी पीएनएल में जाएगा। कुछ समय बीत गया, 31 दिसंबर आ गया, अचानक कुछ उसमें फॉल्ट हो गया जिस वजह से सारी एक्टिविटीज़ रुक गई, तो वैसे तो बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बट महीने बाद जो है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्क स्टार्ट हो गया या वर्क होना स्टार्ट हो गया, तो आप उस बोरोइंग कॉस्ट को फिर कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हैं। जब कुछ भी काम नहीं हो रहा तब उसको सस्पेंड कर देंगे, भाई अब तो काम ही नहीं हो रहा है, इतने महीने बाद ही होगा काम, अब कुछ भी इशू की वजह से, तो जब उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसमें आप कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे? उस पीरियड में कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। हाँ, कॉस्ट तो इनकर हो रही है, पीएनएल में जाएगी, तो यानी कि आपको देखना पड़ेगा कितना पोर्शन का जाएगा पीएनएल में, कितने का नहीं जाएगा। लास्ट में जो बोरोइंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करे जा रहे थे, इकट्ठे नहीं हो रही है, हर मंथ का ले लो या हर पीरियड का ले लो, उस हिसाब से कैपिटलाइज हो रही है, जिस जिस एसेट पर जितना जितना पैसा लगा है उसके हिसाब से कैपिटलाइज हो रही है, वो बंद हो जाएगी जब सब्सटेंशियली सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उस क्वालिफाइंग एसेट को उसके इंटेंडेड यूज़ तक लाने के लिए, सेल के लिए रेडी करने के लिए, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। समझ गए आप? एसेट बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बनकर तैयार हो गया, पूरा हो गया, सब्सटेंशियली सारा काम हो गया है, उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट हो सकता है ना आपने लोन की रीपेमेंट ना करी हो सकता है, तो लोन की रीपेमेंट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा आपको, पर उस इंटरेस्ट को आप फिर इसमें ऐड करना बंद कर देंगे। तो यानी कि अगर सस्पेंशन हो गया किसी टाइम पीरियड के लिए तो भी एसेट की कॉस्ट में डालना बंद कर देंगे, पूरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद तो डालना बंद कर ही देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है एक बिजनेस पार्क बना रहे हैं, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, जिसमें टावर ए बनेगा, टावर बी बनेगा, टावर सी बनेगा। भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोन लिया है, टाइम ज़्यादा भी लगता है, क्वालिफाइंग एसेट भी हैं। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, बोरोइंग कॉस्ट आप पेमेंट कर रहे हो, इससे जुड़े हुए सारे वर्क हो रहे हैं, तो आप कॉस्ट में कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे। आप इंटरेस्ट को डेफिनेटली, प्रिंसिपल को नहीं, सिर्फ उसके इंटरेस्ट को। मान लेते हैं टावर ए बनकर तैयार हो गया, जो कि सेपरेटली यूज़ किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, तो फिर इस पोर्शन पर जो है, इस पोर्शन का जो आपने लोन लिया है उसकी रिपेमेंट बाकी है, इंटरेस्ट जा रहा है, बट वो आप इस कॉस्ट में जो है, इस पर्टिकुलर प्लांट की कॉस्ट में या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट में उसको डालना बंद कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर एक पार्ट को अलग से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, सेपरेटली बेच सकते हैं अदर पार्ट से, सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं अदर पार्ट से, और वो पूरा हो जाता है, तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट को हम फिर कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। ठीक है ना? और ये भी आपको जानना जरूरी है कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन कंप्लीट हो सकती है इवन दो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, पेपर वर्क हैं, वो चलते रहें। तो हमें तो बेसिकली देखना है फिजिकल कंस्ट्रक्शन और इसका जो प्रोडक्शन वगैरह है वो कंप्लीट हो गई हो। यहाँ पे डिस्क्लोजर में लिखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने अडॉप्ट करी है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ही बातें लिख कर आनी है डिस्क्लोजर में, कि हम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है और बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो रही है और एसेट पर जो है कॉस्ट इनकर हो रही है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करी जा रही है, तो ये आप यही लिख कर आएंगे डिस्क्लोजर में भी। नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर जाता है, कंपनियां वही लिखती हैं। द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करिए उसका भी अलग से डिस्क्लोजर जाता है। तो पीएनएल में तो आपने टोटल फाइनेंस कॉस्ट डाल दी है, फाइनेंस कॉस्ट को आपने ब्रेकअप में शायद दिखा भी दिया होगा नोट्स में, बट नीचे डिस्क्लोजर में भी आप रिटर्न लाइन पे लिखेंगे कि इसमें कितना पोर्शन है जो आप कैपिटलाइज कर रहे हैं। एसेट के शेड्यूल के साथ भी उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं कि एसेट की कॉस्ट में कितना डाला है। इंटरेस्ट वाले के साथ भी अलग से बता सकते हैं कि भैया इसके अलावा इतना पोर्शन और है जो हमने पीएनएल में नहीं डाला बल्कि कैपिटलाइज करा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16।
तो ये कुल मिलाकर आपकी बातें हुई हैं।